हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड फाइनली आप सभी लोगों के लिए नया वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे। बार बार आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है टीसीएस का और इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर। क्लियर है? तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं आप अपने माइंड में। क्लियर है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका मदुरै यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पांड्यों की जो राजधानी थी ये थी मदुरै, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो देखिए, पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये मदुरै थी और यहां तमिल साम्राज्य था जो भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित था। क्लियर है? पांड्य वंश ने 560 से 1300 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था और उनका जो राज्य था मृदु रामनाथ यानी कि वर्तमान में मदुरै और त्रिनेवली जिलों में फैला हुआ था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यन राजवंश की राजधानी कहां पर थी? मदुरै। जैसा कि आप सभी को हमने फर्स्ट वीडियो दिया था, डेमो वीडियो, उसमें आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही कि आप डिटेल वीडियो लेकर आइए जिसमें हम पूरी डिटेल कवर करवा पाएँ, है ना। तो फाइनली गाइज उसी का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है हमारा इसी सीरीज़ का, और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे हर एक की डिटेल आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है? और इसी तरह से हम आगे आने वाले दिनों में आपको, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, जब तक पूरा डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे। हर एक चीज जो भी टॉपिक आपको लेकर आएंगे सारा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम भारत के देश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करते चलिएगा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि केरल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य से संबंधित है और यहाँ केरल के दो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी का नृत्य है ये। क्लियर है? तो इसका अर्थ यही हो जाएगा। और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध प्रसंग में असुरों को लुभाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। तो वही से यहाँ पर ये नाम चला आ रहा है मोहिनी अट्टम, और ये केरल राज्य से संबंधित है, स्पेशली आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एशियाई भैंस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगर आगे से आपसे पूछे जाए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। और इसके अनुसार एक जो दुर्लभ प्रजाति है यह है एशियाई भैंस। डिटेल कवर करते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार जंगली एशियाई भैंस एक दुर्लभ प्रजाति है। IUCN एक सदस्यता संघ है जो सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना हुआ है। यह 1948 में बना था। किसकी बात की जा रही है? IUCN की बात की जा रही है। क्वेश्चन डायरेक्टली अनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1948 में। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची केवल ज्ञात जैव विविधता के एक छोटे और पक्षपाती उपसमूह के लिए विलुप्त होने के जोखिम का आकलन प्रदान करती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है और यह नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर देखने को मिलता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण जबलपुर एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल भी है। नर्मदा जो नदी है ये अमरकंटक से निकलती है और यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। एक आपकी सोन नदी है, दूसरी यानी कि एक तो नर्मदा है, दूसरी सोन और तीसरी है जोहिला नदी। तो इन 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। ये जो नदी है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है
और नर्मदा नदी की सहायक नदियां में तवा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा सेर, सकर, लोहार, हिरन, बारना, चोरल ये भी नर्मदा की ही सहायक नदियां हैं। नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पारंपरिक आजीविका यानी कि NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं तो केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल विकास को शामिल करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। और इस योजना के तहत अब माध्यमिक शिक्षा विशेष रूप से STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी PDF को आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से भी जुड़ी हो जाइएगा। नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट होती है करंट की वो सारी हम यहीं पर अपडेट करते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी अपडेट हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको PDF भी अवेलेबल कराई जाती है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर भारत। कथक जो है यानी कि कथक और कथक दोनों नामों से इसको जाना जाता है। ये भारत के उत्तर भारत का जो है प्रमुख नृत्य है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। उत्तर भारत में भी ये खासकर उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली जाना जाता है। कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है और यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। कथक जो शब्द है कथा से आया है, जिसका अर्थ होता है कहानी, यानी कि कहने की जो कला होती है उसको ही बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कथक जो वर्ड है ये निकल कर आया है। यह नृत्य अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क, अभिव्यंजक इशारों और लयबद्ध पैटर्न के लिए स्पेशली जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? सही जवाब क्या रहेगा, दल बदल जो है इसके बारे में बेसिकली ये पूछा गया है। दल बदल जो कानून है इसके से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। और गाइज आप सभी को बताइए, अगर आपने दिल्ली पुलिस या इससे पहले भी कोई एग्जाम दिया था तो आपको बताइए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी SSC में संविधान, आर्टिकल, अनुच्छेद वगैरह, अनुसूचियां, भाग इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। बखूबी आप उससे अपडेटेड हैं और आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं भी बताया तो डोंट वरी, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिल्ली पुलिस का डे टू डे एनालिसिस करवाया था, है ना, शिफ्ट वाइज। तो एक एक टॉपिक हमें पता है कहां कहां से क्वेश्चंस बनाए और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ की। आपको एक एक जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती है वही हम आपको कवर करवाएंगे, क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम वापस से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख है? तो इसके दल बदल के बारे में जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में इसके बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान किया गया है और इस अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप क्लिक कर पाएंगे। दल बदल विरोधी कानून भी इसको कहा जाता है और इस कानून में दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है। ये जो कानून है 30 जनवरी 1985 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था और इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्लिक करना है जल्दी से, अगर पता है आपको तो क्लियर है, अगर आपको पता है तो आप क्लिक कर सकते हैं। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। ये पॉइंट इसका सही नहीं है, यानी ये पॉइंट गलत है।
बाकी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना जो ग्रत है ये प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल सही है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इससे घिरा हुआ है, ये भी सही है। यानी कि ये जो 3 पॉइंट है ये सही है, ये एक गलत है और हमसे क्या पूछा है गलत, तो गलत ही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, याद रखिएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। यहाँ पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसकी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है और आपको जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो अंडाकार दे रखी थी, इसलिए ये पॉइंट गलत हुआ है। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशनिया के बीच में फैला हुआ है और इसका शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर है। इसकी सतह कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है और इस महासागर में जमीन का भाग कम और जलीय क्षेत्र अधिक है। इस तरह से क्वेश्चंस बताइए कि बताइए कौन से महासागर में जमीन का भाग कम है और जलीय क्षेत्र अधिक है, तो आपको महासागर को बताना होता है। प्रशांत महासागर, कई सारे महासागर आपको 4 ऑप्शन में दे देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्लिक करिएगा जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये करंट का भी क्वेश्चन है। हमने देखिए तीनों पोर्शन इसमें डाल दिए, जीके, जीएस और सीए, है ना, कि करंट अफेयर, ये तीनों हैं, तो अच्छे खासे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको डिटेल में बता रहे हैं हम, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ में पता रहेगी। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब रहेगा शहबाज शरीफ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। शहबाज शरीफ को अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। डिटेल कवर करते हैं। देखिए 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 174 वोटों से बहुमत से जीत हासिल की थी। शहबाज शरीफ इमरान खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा ये अपडेटेड पॉइंट है, इसको आप जरूर से देखिएगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ है, इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अनवर उल हक काकर को नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से बने कि बताइए पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो सही जवाब आपका जाएगा अनवर उल हक काकर का, क्योंकि अभी ये वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री है और शहबाज जो शरीफ है इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उनके बाद में इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये अपडेटेड पॉइंट है, याद आप रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के योजना आयोग को देश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा 2015 में। भारत के योजना आयोग को 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। डिटेल कवर करते हैं। देखिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है और इसका जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। तो याद रखिएगा NITI, इसका फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को और केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए इसका गठन किया गया। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 15 मार्च 1950 को USSR की तर्ज पर देश में 5 योजनाएं बनाने के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नवगठित नीति आयोग के साथ योजना आयोग को बदलने के लिए एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? क्लिक करिएगा जल्दी से, आपका क्या सही जवाब जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सही जवाब चला जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के संचालन से संबंधित अन्य कार्य के अलावा एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आमतौर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? क्लिक करिएगा जल्दी से, आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मैंग्रोव वन में ये पाए जाने वाले वृक्ष हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार आमतौर पर मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन तटों पर मिट्टी और गाद जो होती है जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव सामान्य किस्में है जिसमें पौधे की जड़ें जो है पानी में के नीचे डूबे रहती हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को याद आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, चिकनगुनिया डेस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो चिकनगुनिया किसके कारण, किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? जल्दी से क्लिक करिएगा, आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्यूलेक्स, एनेफ्लीज, एडीज और मेंसोनिया। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में एडीज, यानी कि चिकनगुनिया जो है या चिकनगुनिया ये एडीज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। चिकनगुनिया एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये जो बीमारी है आमतौर पर मानसून के मौसम में होती है। चिकनगुनिया या चिकनगुनिया के मच्छर दिन के समय और स्वच्छ जो पानी होता है इसमें पनपते हैं। चिकनगुनिया के मच्छर दिन के समय और स्वच्छ पानी में पनपने के साथ यह बीमारी फैलने के कुछ और भी कारण इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? क्लिक करिएगा जल्दी से। सही जवाब हो जाएगा कॉस्मोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है इसका नाम है कॉस्मोस। देखिए ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस है और ब्रह्मांड शब्द का मतलब है अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा, और ये जो शब्द है अंतरिक्ष में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों और ऊर्जा के रूपों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब जल्दी से क्लिक करेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेल्सन मंडेला को। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए 1993 में नेल्सन मंडेला और फेडरिक विलियम डी क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मंडेला और डी क्लार्क को यह पुरस्कार रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए दिया गया था। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। पॉइंट नोट डाउन करेगा, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब रहेगा नेल्सन मंडेला। वे 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति रहे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। मंडेला को 40 वर्षों में 260 से ज्यादा पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? क्लिक करिएगा जल्दी से अगर आपको पता है तो। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा रोहतांग दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। देखिए डिटेल कवर करते हैं तो रोहतांग जो दर्रा है ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ये जो दर्रा है मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर देखने को मिलता है और यहाँ 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा अगर आपको पता है तो। गिरनार, अनाईमुडी या अनामुडी, कांगटो और पारसनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है इसका नाम है पारसनाथ। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डिटेल कवर करते हैं तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। क्लियर है, और यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी माना जाता है और इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकारों में से एक 20 ने पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 ने किस पहाड़ी पर या किस चोटी पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त इन्होंने किया था। यह कितने तीर्थकारों ने किया था, किस धर्म के तीर्थकारों ने किया था और किस राज्य में किया था, है ना? कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन कोई भी आपसे घुमा फिरा के पूछे जाए आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एज इट इज क्वेश्चन आपकी एग्जाम दिल्ली पुलिस में पूछा गया अभी। सही जवाब आपका हो जाएगा आर वेंकटरमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में आर वेंकटरमनी को नियुक्त किया गया था। देखिए डिटेल कवर करें तो सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमनी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था और भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया था। वेंकटरमनी ने 1 अक्टूबर 2022 को अपना पद ग्रहण किया। वे भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि महान्यायवादी हैं। तो इनका नाम आप जरूर से याद रखिएगा, आर वेंकटरमनी 16वें नंबर के हैं। क्लियर है? और वर्तमान में अभी यही है, 3 साल तक इनको किया गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? यानी कि जीएस का क्वेश्चन है, ये आपका सही जवाब चला जाएगा उत्तल दर्पण के फेवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, यानी पीछे का जो दृश्य है ये देखने के लिए उसको दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। तो इसके लिए कौन सा दर्पण उसको चुनना चाहिए? उत्तल दर्पण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीधे में पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाता है। इसके अलावा यहाँ वस्तु की दूरी की परवाह किए बिना आभासी, सीधी और छोटी छवियां बनाता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। तो ये सारे पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्लिक करेगा। सही जवाब क्या रहेगा? किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, डल झील, यानी कि बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित है और यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ये जो झील है 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसे फूलों की झील या फिर कश्मीर के मुकुट में गहना या फिर श्रीनगर का गहना, इन तीनों नामों से जाना जाता है। आपको जो भी एग्जाम में मिले आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। श्रीनगर के आभूषण या श्रीनगर का गहना, श्रीनगर के है ना फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना, इन 3-4 नामों में से जो भी मिले यही डल झील के बारे में ही आपसे बात की जाएगी। तो आप याद रखिएगा इन थोड़ी सी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट से ही है और इनको अगर आप आसानी से याद रख पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को 110% सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? क्लियर है गाइस? एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया अभी। तो किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? क्लिक करिएगा। अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको पता ही होगा, नहीं भी दिया था तो भी आपको पता होना चाहिए। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। इंडिया ने इसकी मेजबानी की थी। भारत ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। डिटेल कवर करते हैं। देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की जो मेजबानी की थी ये भारत ने की थी। ये जो टूर्नामेंट है 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक चला था और ये टूर्नामेंट 17 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बताइए जो टीसीएस का पैटर्न है वो किस तरह का है और उसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको लगातार कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के डेस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करेगा। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के कौन से शहर में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुणे में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? डिटेल कवर करते हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है और यहाँ ऐतिहासिक भवन पुणे के येरावाड़ा में स्थित है। इसे 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने बनवाया था। ये जो महल है निजारी इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता के द्वारा दान एक कार्य था
और उन्होंने यह महल अकाल से बुरी तरह प्रभावित पुणे के पड़ोसी क्षेत्रों में गरीबों की मदद करने के लिए बनवाया था। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी गायन संगीत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणि प्रसाद का जो संबंध है यह है हिंदुस्तानी गायन शैली से, ध्यान रखिएगा, गायन संगीत शैली से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। श्री मणि प्रसाद का संबंध हिंदुस्तानी गायन संगीत से है और वहाँ एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, वह महान संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली के शिष्य थे। गाइज ये उस्ताद बड़े गुलाम अली जो है, इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पटियाला घराना शैली में अपनी विशेषज्ञता के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करेगा। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1961 में, 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को पारित किया गया था और ये जो अधिनियम है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। यह अधिनियम दहेज देने या लेने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? एज इट इज क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी या शासक कौन थी? इनका नाम क्या है, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। डिटेल कवर करते हैं तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी और वहाँ 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया का जो जन्म है 1205 में बदायूं में हुआ था और वहाँ दिल्ली के सुल्तान मामलुक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, ध्यान रखिएगा। उनकी जो मृत्यु है 15 अक्टूबर 1240 को कैथल दिल्ली सल्तनत में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी डिटेल में से क्वेश्चंस बनते हैं। और गाइज इतने क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए, इतने में से कितने सारे क्वेश्चंस आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि आपको बताइए हम हर डिटेल में क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं, तो आप पैसेंस रखें। और कमेंट में अगर और भी क्वेश्चंस चाहते हैं, एक वीडियो में ज़्यादा भी इससे क्वेश्चंस चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया गया है? जल्दी से आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा क्या इसका सही जवाब रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाया गया है? क्लियर है। तो जल्दी से क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। और आपको जिन लोगों को सही आंसर पता है वो भी कमेंट करें, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी एटलीस्ट कोशिश तो करें, क्योंकि हो सकता है उनका सही जवाब हो जाए, है ना। तो आप सभी कमेंट में कमेंट करके बताएं क्या सही जवाब होगा। कमेंट में आप सभी को इसका राइट आंसर मिल जाएगा। साथ ही गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं, जितने भी फैक्ट आपको कवर करवाएं, क्वेश्चंस आपको कवर करवाएं, सारे आप अच्छे से याद कर पाएं और आपको रिवीजन में हेल्प मिल पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन है रॉयल स्टडीज को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनकी भी लिंक डली हुई है। क्लियर है। तो इनको ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर पीडीएफ आपको अपडेट करवा दी जाएगी, तो पीडीएफ से भी काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। क्लियर है। और गाइज आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें है। क्या चीज़ें हैं कि ये जो सीरीज़ स्टार्ट करें इसमें आप सभी के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके अलावा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि और इसमें क्या अपन को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इस वीडियो सीरीज़ में कितने क्वेश्चंस की सीरीज़ होनी चाहिए। डिटेल की आपने बताया था, हमने डिटेल एनालिसिस वाली जो सीरीज़ थी उसी के अकॉर्डिंग डिटेल जीके क्लासेस स्टार्ट आपके लिए कर दी है। फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा। इसका डेली बेसिस पर हम आपको 2 वीडियोस की प्लानिंग कर रहे हैं कि एक दिन में 2-2 वीडियोस आपको देंगे, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम से पहले हम सारे कवर करवा पाएँ। खैर आपका क्या इस बारे में कहना है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। हम कमेंट में आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। क्लियर है। साथ ही टेलीग्राम पर आपको बताई दिया है पीडीएफ के लिए क्या करना है, और इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका जो भी हो कमेंट में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस,
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।